हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उनकी बेसिक मीनिंग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। टोटल 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और शेड्यूल्स हैं पूरे 12। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में, जिस दिन हम लोग लॉ डे मनाते हैं, और 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, जिस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स में लाया गया था, इन्फोर्समेंट हुआ था। बहुत सारे नेशंस से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग ने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, ये सारी चीज़ ली गई हैं। उसके अलावा आयरिश, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, वाइमर, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका, जापान, इनसे कुछ ना कुछ लिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स जो है वो लाए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट विद डिफरेंट मीनिंग एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कस्टम, कल्चर ऑफ आवर नेशन। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड है वो बी आर अम्बेडकर हैं, और इसलिए जो है बी आर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज़्यादा जुड़े हुए व्यक्ति हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे मेन सब्जेक्ट मैटर की तरफ, जो कि है प्रियम्बल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रियम्बल। बाकी सारे लेजिस्लेशंस में हम लोग जब प्रियम्बल पढ़ते हैं तो वो उसका शॉर्ट टाइटल या फिर उसका पर्पस, कि कितने एक्ट को वो मिलाकर बनाया गया है, अमेंड करके बनाया गया है, ये सारी चीज़ें वो बताता है, ऑब्जेक्टिव बताता है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रियम्बल बाकी सारे लेजिस्लेशन के प्रियम्बल से कंपेयर करें तो सबसे लंबा है और सबसे इलेबोरेटरी है। इट्स द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेन फिलोसॉफी और जो पर्पस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो उसमें इलेबोरेट किया गया है, और कहीं ना कहीं ये इंश्योर जो इम्पोर्टेंट बेसिक राइट्स जो लेजिस्लेचर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो पीपल को एक न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन को देना चाहते थे, वो लिखा गया है ताकि आगे के गवर्नमेंट्स को एक गाइडेंस मिले। रे बैरूबरी केस में भी बोला गया था कि जो प्रियम्बल है वो एक इंटरप्रिटेशन का बहुत ही मेन सोर्स है। एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट की बात करें तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। उसके थ्रू कुछ जो वर्ड्स हैं वो हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए हैं, जैसे कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो इन सारे वर्ड्स को एक एक करके जो है वो हम समझेंगे, बट उससे पहले पर्पस ऑफ प्रियम्बल समझ लेते हैं। फर्स्ट, ये सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है, ये ऑब्जेक्टिव बताता है, ये डेट ऑफ एडॉप्शन एंड इनैक्टमेंट बताता है। स्टार्टिंग विद द वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है, ये फ्रेज़ यहाँ पर, बिकॉज ये सोर्स ऑफ ऑथोरिटी बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है कि आखिर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेन लॉ ऑफ द लैंड बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, एक ग्रूंड नॉर्म की तरह उसको माना जाता है हमारे नेशन में, जो सबसे सुपीरियर नॉर्म्स होता है, फिर लॉ होता है। तो आखिर क्यों, इसका सोर्स क्या है, कौन बनाया है? तो ये है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम ही लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाकर और ख़ुद को ही दिया है। जो फर्स्ट लाइन है प्रियम्बल का और जो लास्ट लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, लास्ट लाइन है कि हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर फ़िलोसॉफ़ी की बात करें तो ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है वो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर सबसे ऊपर की जो अथॉरिटी है इंडिया में, कहीं किंग होता है, कहीं प्रेसिडेंट होता है, तो यहाँ पर वी द पीपल है, द अल्टीमेट पावर लाइज विद द पीपल। कैसे? क्योंकि ये डेमोक्रेसी है तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, तो हम लोग अपने गवर्नमेंट को चूज़ कर सकते हैं बाय वोटिंग।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट बेसिकली आइडिया यही है कि जो सुप्रीम है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, और पीपल सबसे स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्हीं से पावर अथॉरिटी लेता है। सेकेंड लाइन है, फ्रेज़ है हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। ये कहीं ना कहीं जो हम ही लोग जो इंडियन पीपल हैं वो अबाइड कर रहे हैं खुद को फॉलो करने के लिए और इफ़ेक्ट में लाने के लिए हर पॉलिसी और प्रिंसिपल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लेट डाउन हुआ है। उसके बाद एक वर्ड आता है सोवरेन। सॉवरेनिटी जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से पता होगा कि दो तरह की होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि जो डिसीज़न मेकिंग पावर है वो अल्टीमेटली लाइज विद द गवर्नमेंट, और बेटर टू से स्टेट। अब स्टेट और गवर्नमेंट में जो डिफरेंस है वो अगेन पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया गया होगा, कि जो स्टेट होता है उसके अंदर ही एक वन ऑफ द पार्ट गवर्नमेंट है, इंक्लूडिंग अदर पार्ट्स लाइक जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एवरीथिंग। तो जो स्टेट है अलॉन्ग विद द एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो ये स्टेट है वो सॉवरेन है। इंटरनल कैसे है? बिकॉज कोई भी प्रेशर ग्रुप हो, एनजीओ हो, या फिर कोई भी बहुत ही बिग कैपिटल हो, कोई भी हो, लेकिन जो अल्टीमेट पावर ऑफ डिसीज़न टेकिंग है वो स्टेट के पास ही रहेगा। वो खुद में सक्षम है कि खुद से रैशनल माइंड अप्लाई करके पॉलिसीज़ बनाए या फिर कोई डिसीज़न ले। उसको कोई और दूसरा इंसान इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी मीन्स द सेम, लाइक बाहर में भी इंडिया जो है वो बहुत सारे यूनियन का मेंबर है। यूनियन इन द सेंस द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फिर कोई भी ऐसा ग्रुप बना ट्रेड से रिलेटेड या फिर लाइक मेडिकल साइंस से रिलेटेड या स्पेस से रिलेटेड, कोई भी साइंटिस्ट का ग्रुप या फिर इकोनॉमिस्ट का ग्रुप, कुछ भी ऐसा बना इंटरनेशनल लेवल पे और इंडिया उसका मेंबर है, सिग्नेटरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो फिर भी जो डिसीज़न डोमेस्टिक लेवल पर है या फिर इंटरनेशनल लेवल पे है, इंडिया का से जो है वो एक इंडिपेंडेंट रहेगा। वो किसी भी अलग दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या इंसान से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इंडिया सोवरेनली मतलब इंडिपेंडेंटली अपना थॉट को रखेगा, अपने रैशनल थॉट्स पे वो डिसीज़न ले सकता है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। ये वर्ड पहले नहीं था बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लाया गया है। इसका मतलब है इकोनॉमिक जस्टिस से जुड़ा हुआ। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो मेन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जितने भी एक नेशन में, वो किसके हाथ में है। अगर वो कैपिटल क्लास के पास है तो वो कैपिटलिस्ट स्टेट माना जाता है, लेकिन अगर वो सोशलिस्ट अगर अपने आप को कह रहा है वो स्टेट, इसका मतलब है कि वो स्टेट के पास है। और दूसरा एक होता है कम्युनिज्म। इसका मतलब है कि डायरेक्टली कम्युनिटी के पास वो होता है, कम्युनिटी उसको होल्ड करता है और आपस में डिस्ट्रीब्यूट करता है। कम्युनिज्म इन माई थॉट इज़ बेटर, और जहाँ तक हमको ऐसा लगता है कि कम्युनिज्म को सपोर्ट करने वाले, मतलब सोशलिज्म को सपोर्ट करने वाले बट इंक्लाइंड टुवर्ड कम्युनिज्म भगत सिंह भी थे। उस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में सोशलिज्म भी बहुत कम हो रहा है, बिकॉज़ जो स्टेट है, स्टेट ओन्ड थिंग्स वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। बट स्टिल जो एक इंडिया है वो सोशलिज्म को अपनाता है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, देन फैसिलिटीज़, वेलफेयर लेजिस्लेशंस लाइक रिलेटेड टू लेबर एंड ऑल, हमारा टैक्स सिस्टम कि जो जितना कमाएगा उतना पैसा टैक्स भरेगा, ज़्यादा कमाएगा ज़्यादा टैक्स भरेगा, और फिर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू वेलफेयर लेजिस्लेशंस। तो ये सारे जो बेसिक थिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं बताती है कि हाँ, इंडिया अभी भी सोशलिज्म जो है वो फॉलो कर रहा है और ये बरकरार रहना भी बहुत ही ज़रूरी है।
अगर मार्केट की बात करें तो इंडिया जो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाता है, बिकॉज़ जितनी भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया या फिर जो रिसोर्सेज हो गया वो पार्टली कंट्रोल्ड बाय स्टेट है, और बहुत सारे बिग कैपिटल्स हैं जो कि स्टेट के अलावा उन सारी चीज़ों को ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इस वर्ड से रिलेटेड जो है वो आर्टिकल 39 क्लॉज बी और सी है, तो इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेक्युलर। ये भी 42nd अमेंडमेंट से ही आया था। इसका मतलब होता है कि वो जो स्टेट है वो किसी भी रिलीजन में विश्वास नहीं रखता है, नहीं मानता है, नहीं ऑफिशियली अपना डिक्लेयर करता है। इसका मतलब है कि इंडिया ना प्रो रिलीजन है और ना ही एंटी रिलीजन है। मतलब ना ही ये किसी एक रिलीजन की तरफ बाइस्ड है, ना ही ऐसा है कि वो सारे ही के सारे रिलीजन को खारिज करता है। इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है वो सारे ही रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है और सबको फ्रीडम देता है फॉलो करने का। जो एक कोड था सर्वधर्म समभाव, ये इंडिया जो सेक्युलर है ये इसी कंसेप्ट को दर्शाता है, इंडिया का सेक्युलरिज्म, कि हाँ सारे जो रिलीजन है हम लोग उसको रिस्पेक्ट देंगे और सभी को इक्वली मानेंगे। हालांकि अगर गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को बहुत ज़्यादा मतलब प्रमोट करने लगे तो एक डिसबैलेंस सा और एक क्रिएट हो जाता है सोसाइटी में, जो कि सही नहीं है। बट ये बिल्कुल सही बात है कि अपने कल्चर को प्रमोट करना इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट स्टेट एट इंटरनेशनल लेवल। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटिक। ये एक फ्रेज से आया है डेमोक्रेटस। इसका मतलब होता है रूल ऑफ पीपल। अब्राहम लिंकन जैसा कि कहे थे कि डेमोक्रेसी इज़ बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। बट पीपल यहाँ पर कौन है? मेजॉरिटी। यहाँ पर पीपल हर एक इंसान को, इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इंडिया जो है वो उसमें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है इंडिया में, जो कि पीपल की तरफ रिस्पॉन्सिबल है। सो यस, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक नेशन। इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जिसका मतलब होता है कि 18 ईयर से ऊपर जितने भी लोग हैं उनके पास वोटिंग राइट है, और इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजन, एजुकेशन एक्सेट्रा जितने भी चीज़ें हैं उन सबको छोड़कर सारे लोगों का वोट जो है वो इक्वल माना जाता है, और वन मैन वन वोट की पॉलिसी यहाँ पे है, तो इसलिए ये डेमोक्रेटिक नेशन है। फर्दर रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड होगा और न कि कोई मोनार्क होगा। इंडिया के केस में ये है हमारे प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है। ये जो प्रिंसिपल है ये हमने फ्रांस से लिया है, और यहाँ पर जो है वो इनडायरेक्टली उन्हें इलेक्ट किया जाता है और 5 इयर्स की टर्म में उनको प्रेसिडेंसी दिया जाता है। फर्दर इंडिया जो है वो रिपब्लिक 26 जनवरी 1950 में हुआ था। नेक्स्ट फ्रेज है एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीज़न। ये एक डिक्लेरेटरी स्टेटमेंट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को बताता है कि आखिर क्या सिक्योर करने की बात की गई है सिटीजन्स को थ्रू गवर्नमेंट, थ्रू स्टेट। और फिर नेक्स्ट फेज़ है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये 3 फोल्ड जस्टिस की बात की जा रही है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये कहीं ना सोशलिज्म आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे हर तरह से जो है वो इक्वालिटी लाने की कोशिश की गई है। जस्टिस कब मिलेगा इंसान को? स्पेशली जब सोशल जस्टिस हो तो कब मिलेगा? जब
अनइक्वालिटी और या फिर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हटा दिया जाएगा सोसाइटी से और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इकोनॉमिक जस्टिस कब मिलेगा? जब जो जितना भी वेल्थ है नेशन का वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो और जो प्रॉफिट है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो, जो रिसोर्सेज हैं उससे सभी वर्ग के लोगों को फ़ायदा हो, तब जो है हर इंसान को इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा। पॉलिटिकल जस्टिस ये सीधे सीधे जो है वो एक वोटिंग राइट की तरफ इशारा करता है और एलिजिबिलिटी दिखाता है कि क्या आप पॉलिटिक्स जो एक नेशन की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें आप इंटर कर सकते हैं बीइंग ऑर्डिनरी सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो हाँ बिल्कुल, आप एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर देश के प्रेसिडेंट, पीएम, एक कोई भी पोस्ट जो है होल्ड कर सकते हैं और इसीलिए ये पॉलिटिकल इक्वालिटी को और जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। इकोनॉमिक जस्टिस से जुड़ा आर्टिकल 38 और 39 है। सोशल जस्टिस आर्टिकल 14 और 18 से जुड़ा हुआ है और जितने भी आर्टिकल्स हैं जैसे कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17 टू 18। नेक्स्ट फ्रेज है लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। फ्रीडम देना इंडिया में हर सिटीज़न को या हर इंसान को जो है लिबर्टी है, थॉट्स का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का, वर्शिप का। ये सिर्फ रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है बल्कि हर तरह की थॉट्स जो आप सोच सकते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ पर भी डिक्टेटरशिप होता है वहाँ पर लोगों को इस तरह से ट्रेन किया जाता है, इस तरह से एक नजिंग इफ़ेक्ट उनके माइंड पर किया जाता है, बार बार एक ही चीज़ को बताना, उनके बुक में वही बताना, उनकी रोज़ के प्रेयर में वही बताना कि आपका लीडर महान है, आपका लीडर सही कर रहा है, आप बेस्ट जगह पर हैं, आपके लीडर भगवान है, जिससे वो इंसान आगे का सोच भी नहीं पाता है। वो अपने लीडर से गद्दारी करने से अकेले में भी डरेगा। तो अगर कोई इस कदर आपका थॉट्स पे भी कंट्रोल करने लगा तो ये मैक्सिमम वायलेशन ऑफ फ्रीडम एक माना जा सकता है। और इसीलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि इंडिया में है लिबर्टी ऑफ थॉट्स और उसको एक्सप्रेस करना भी हमारी लिबर्टी में आता है। एक्सप्रेशन, बिलीफ, किसी भी चीज़ पे बिलीफ रखना, फेथ एंड वर्शिप। सो वर्शिप तो कोई भी रिलीजन में मानना। तो कोई भी अनरीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट या फिर कोई भी एजेंसी जो है वो सिटीजन्स पे नहीं लगा सकती है इन सारी लिबर्टी को कर्टेल करने के लिए। ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1, आर्टिकल 25, 26 से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट फ्रेज है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमारे आर्टिकल 14 में, 15 में और 16 में इंक्लाइंड है। एंड टू प्रमोट among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। यहाँ पे भाईचारे की बात हो रही है। ब्रदरहुड along with the sisterhood। इंडिया में बहुत तरह की भाषाएं, कल्चर, ट्रेडिशन, बैकग्राउंड, फूड, ड्रेसेस एक्सेट्रा, मतलब एक स्टेट के अंदर इतनी भाषाएं बदल जाती हैं। सिर्फ अगर बिहार में ही देखें तो न जाने कितनी भाषाएं हैं, भोजपुरी, मैथिली, मगही और तो और कितने सारे खान पान विचार के लोग हैं, कितना सारा डिस्पैरिटी है। ये कैसे हटेगा और सारे लोग एक साथ एक नेशन में कैसे रहेंगे, पीसफुली कैसे रहेंगे? तो लोगों के बीच में सद्भाव की भावना को बढ़ाना ही पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर फ्रैटर्निटी और वर्ड और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को यूज़ किया गया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को भूल जाएंगे, हम हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को भी ध्यान रखेंगे। तो इन दोनों चीज़ों का जो है वो मिक्सचर यहाँ पर इस लाइन में रिप्रेजेंट होता है।
यहाँ पर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी और 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि इंडिया में एक सिंगल सिटीज़नशिप दिया जाता है, ताकि कोई भी इंसान, अगर वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है तो वो तमिलनाडु जा सकता है, बिहार का रहने वाला है तो आंध्रा जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, किसी भी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वहाँ पर रिसाइड करने के लिए या फिर सेटल डाउन होने के लिए। लास्ट फ्रेज है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26 ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के ही लोग बना रहे हैं और ख़ुद को ही दे रहे हैं। ये लास्ट लाइन है। इससे दो फैक्ट्स जो हैं वो आपको याद रखना है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आए थे 26 नवंबर को, जब लॉयर्स डे मनाया जाता है, और जो 26 जनवरी है 1950 उसमें रिपब्लिक डे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को फुल फ्रेज में जो है वो फोर्स में लाया गया था। अब बात कर लेते हैं कि क्या प्रियम्बल, वेदर प्रियम्बल इज़ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ये जानना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे में उसका इंटरप्रिटेशन, अमेंड करने का पावर, ये सारी चीज़ें तभी हम लोग तय कर सकते हैं जब हम लोग एक बार यह तय करें कि वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी प्रोविज़न्स की तरह ही डील करना है या फिर एक अलग सेपरेट उसको प्रियम्बल की तरह ही रखना है और बाकी प्रोविज़न्स की तरह डील नहीं करना है, उसको स्पेशल प्रिविलेज देना है या फिर कम आंकना है, ज़्यादा आंकना है। ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये दो केस इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला है इन रे बेरुबरी केस 1960, जिसमें बोला गया था कि प्रियम्बल जो है वो एक इंटरप्रिटेशन का टूल है। मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में बाकी प्रोविज़न्स है, आर्टिकल्स हैं, वो हम लोग प्रियम्बल के थ्रू इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आखिर लेजिस्लेटिव इंटेंट है क्या, इंडिया को किस तरफ ले जाना है, उसका पाथ क्या है। बट केशवानंद भारती केस में हुआ कि नहीं, ये प्रियम्बल जो है हमारा वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उसे भी अमेंड किया जा सकता है, बट बस शर्त ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना रहे, वो ख़राब ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।